नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज अपनी जो एमसीक्यूज क्लास है वो यहाँ पे क्लास सीरीज नंबर 2 रहने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पे अपन डेली 9,999 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। उसमें से अपना पार्ट नंबर 2 यानी सीरीज नंबर 2 रहने वाली है आज की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। सभी दोस्त एक बार अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें। फिर अपन यहाँ पे जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपको बहुत ही अच्छी तैयारी में आपके और भी स्ट्रॉन्ग तैयारी आपकी यहाँ पे होने वाली है। और मैं बताऊँ, जल्दी ही अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स और कॉल आते हैं कि सर थ्योरी की क्लास कब स्टार्ट करेंगे, तो अपन जल्दी ही करेंगे। लेकिन शुरुआत में अपन यहाँ पे एमसीक्यूज क्लासेज स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी चालू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप एक बार कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कर दें चैनल को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज की जो सीरीज रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे सीरीज नंबर 2। और जब अपने सीरीज नंबर 2 रहेगी उसमें अपने को 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं वो ज़रूर बताइए, और कमेंट्स में ज़रूर आप प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जिससे आपको विश्वास होगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जो भी अगर गलती होती है वो हो जाने दे, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आंसर जरूर टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखे। दोस्तों, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चंस भी अपने पास ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, मानव पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है, और उसकी भी जो लंबाई है वो यहाँ पे पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मानव पाचन तंत्र की जो लंबाई है वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है वो बताना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस के बारे में जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुना करो और उनको भी आप नोट किया करो, क्योंकि बताने में आपके एक क्वेश्चंस के साथ में आपको बताने में 5 से 6 क्वेश्चंस और आपको मिल जाते हैं। तो आप इनको नोट किया करो। तो मानव पाचन तंत्र, अभी आपको पाचन तंत्र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए कि मानव पाचन तंत्र है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में एनस गुद्दा द्वार तक जाता है। तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी मीटर होती है, तो 9 मीटर इसकी है वो लंबाई रहने वाली है। 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर इसको फिट में देखें तो लगभग 32 फीट के आसपास, ध्यान रखना है, लगभग 32 फीट के आसपास है वो यहाँ पे पूरे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबाई होती है। क्लास को जरूर शेयर करिए दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है अपना, पाचन तंत्र का प्रथम भाग कौन सा होता है। दोस्तों, यहाँ पे पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका प्रथम भाग अपने को पूछा गया है। मैंने अभी बताया था कि मान लो ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ये सिर है और इसके ये पाचन तंत्र की ये इसका आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जो सब चलता है इसके अंदर। तो इस प्रकार है। तो उसका प्रथम भाग कौन सा आता है प्रश्न नंबर 2 के अंदर। तो मैंने बताया था कि पाचन है वो व्यक्ति के मुख से स्टार्ट होता है। जैसे ही अपन भोजन मुंह में लेना स्टार्ट करते हैं तो अपना पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर ही अपने यहाँ पे लार होती है, लार ग्रंथियाँ होती है, जीभ होती है, अपने दांत होते हैं। तो ये क्या है, सभी पाचन के भाग होते हैं। तो अपना प्रथम जो भाग होता है पाचन का वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, भोजन का यांत्रिक पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। दोस्तों, यहाँ पे यांत्रिक मतलब यहाँ पे प्रोसेसिकल पूछा गया है कि जो इसकी यांत्रिक जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। दोस्तों, यांत्रिक का मतलब है जैसे मुंह होता है और मुंह के अंदर अपन खाना लेते हैं, जैसे ही खाना इसके अंदर जाता है तो खाना जाने के अंदर ही यहाँ पे लार ग्रंथि अपना काम स्टार्ट कर देती है, लार छोड़ना चालू कर देती है। साथ ही के अंदर दांत है वो अपना काम कर देते हैं, भोजन को चीरना, फाड़ना, काटने का काम करते हैं। और जैसे ही जीभ है वो अपने भोजन को पचने के बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़ों के बाद के अंदर वो आमाशय तक पहुँचाती है। तो ये सारी क्रिया मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो इसका यांत्रिक मुख पाचन मुख्यतः कहाँ स्टार्ट होता है, वो मुख के अंदर होता है। ये अपने को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों।
लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे लार है, सलाइवा है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन लार को सलाइवा बोलते हैं, तो सलाइवा है, उसके अंदर यहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अब दोस्तों मुख के अंदर है, मैं फिर से आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है। तो मुख के अंदर है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, पेप्टोड, कैरोटिड और सबलिंगुअल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जो जैसे ही भोजन मुंह में जाता है तो ये अपना काम चालू कर देती है और भोजन को लसलसा यानी उसको गीला करने का कार्य करती है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम अपने को बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एमाइलेज। लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसे अपन एमाइलेज के नाम से जानते हैं और ये भोजन को लसलसा और जो बैक्टीरिया होता है उसको यहाँ पे नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अपने भोजन के जो मुख्य अंग होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण और जल साथ में, तो उनका अलग अलग यहाँ पे डिवाइडेशन होता है, उनका जो पाचन है वो अलग अलग होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट होती है, सबसे ज़्यादा भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही होती है, तो उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आमाशय, मुख, छोटे आंत, बड़ी आंत। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 बता रहे हैं। और दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो सरलीकरण रूप है, यानी इसको सरलीकरण, इसको तोड़ा जाता है और इसका छोटे न्यूट्रिशन पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड होते हैं, इनकी कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्मेशन, उनमें से जो इसके छोटा अणु होता है तो उसमें जो तोड़ने के कारण कार्बोहाइड्रेट किस में, ग्लूकोज के अंदर बदल जाती है। कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे बदलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मुख के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी आप शेयर करते रहिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तैयारी आपकी अच्छी रहेगी। जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली, जिसे अपन इसोफेगस के नाम से जानते हैं, फूड पाइप के भी नाम से भी जानते हैं, ग्रास नली, इसोफेगस, जिसे अपन फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये मान लो कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति के अंदर ये जो ग्रास नली स्टार्ट हो जाती है वो यहाँ पे मुख से आगे जाके और सीधे आमाशय तक, ये उसका आमाशय आ जाता है फिर, और ये उसकी छोटी आंत बड़ी आंत वाला भाग आता है। तो ये जो इसकी ग्रास नली की लंबाई है वो कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर, जिसे अपन फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। 25 सेंटीमीटर है जिसे अपन फूड पाइप के नाम से जानते हैं, वो भी ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्लास को जरूर शेयर करते रहे सभी, जो भी नए दोस्त जुड़े हैं क्लास को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आमाशय का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो आमाशय होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक बार बता दूं कि जो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है वो आमाशय होता है। ध्यान रखना है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है वो आमाशय होता है। और आमाशय का जो, जैसे मान लो ये अपना फूड पाइप आ रहा है ऊपर से और ये इसका शेप होता है, तो ये इसका शेप होने के बाद में तो ये आमाशय होता है। तो इस आमाशय के अंदर है वो अपने को बताना है कि इसका पीएच मान कितना होता है। जो इसके अंदर जो खाना रहता है, गैस्ट्रिक जूस रहता है, अन्य ग्रंथियाँ जैसे यकृत होता है वो भी इसके ऊपर अंदर बाइल डक्ट डालता है, पित्रस डालता है। तो इसका जो आमाशय का जो पीएच मान है वो कितना रहता है वो अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और सही आंसर रहेगा 2 से 3, यानी ये अम्लीय प्रकृति का होता है। आमाशय का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है, एल्काइन होता है, ध्यान रखना, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एसिडिक होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। इसका जो पीएच मान है वो 2 से 3 के बीच में रहता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, आमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? जैसे दोस्तों आमाशय होता है उसमें जो प्रोटीन जाता है उसका पाचन के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा कार्य करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे ही अपन भोजन लेते हैं मुख के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट को अपन किस में तोड़ते हैं, छोटा रूप, उसमें अपन ग्लूकोज के अंदर उसको
कर देते हैं छोटा रूप तोड़ के। लेकिन जैसे ही प्रोटीन जाता है तो उसको पचाने का कार्य कौन करता है, कौन सा एंजाइम। लेकिन प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है, तो वो अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है, अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है। और उसका जो पाचन का कार्य करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, क्वेश्चन नंबर 8। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। दोस्तों प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है, तो वो पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अपन HCl के नाम से जानते हैं, वो कहाँ से स्रावित होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, पाचन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अम्ल होता है वो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl होता है। और ये कहाँ स्रावित होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों आमाशय के अंदर है, वो यहाँ पे ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आमाशय के अंदर है वो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, वो यहाँ पे स्रावित होता है। और जो भोजन आता है मुख से जो फूड पाइप के द्वारा जो आमाशय के अंदर भोजन आ जाता है, इस भोजन को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु रहित जो बैक्टीरिया आता है इसके अंदर, उसको यहाँ पे ख़त्म करके उसको अम्लीय प्रकृति में यहाँ पे तब्दील कर देता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से संबंधित होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है, पित्त का निर्माण किस अंग में होता है। पित्त जिसे अपन बाइल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण है वो कौन से अंग में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पित्त का निर्माण है वो कौन से अंग में होता है वो बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे पित्त होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो पित्त की प्रकृति होती है वो ध्यान रखना है। इसकी प्रकृति जो पित्त की होती है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, एल्काइन होता है और क्षारीय प्रकृति। और इसका जो pH मान है वो 7.5 से 8.5 के लगभग होता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है जो इसका pH मान है। तो पित्त होता है जिसे अपन बाइल जूस के नाम से जानते हैं। तो इसका निर्माण किस अंग में होता है, क्वेश्चन नंबर 10। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लीवर यानी यकृत के अंदर होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पित्त का निर्माण होता है तो किसके अंदर होता है, तो यकृत के अंदर इसका निर्माण होता है। और इसका इकट्ठा किसके अंदर होता है वो ध्यान रखना है, तो वो गोल ब्लेडर होता है, पित्ताशय जिसे अपन बोलते हैं, उसके अंदर ये एकत्रित होता है। तो दोनों ही क्वेश्चंस का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने बता भी दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना है। तो पित्त का संग्रह वो किस अंग में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। संग्रह यानी एकत्रित कौन से अंग में होता है, मैंने अभी जस्ट बताया है। तो दोस्तों ये अपना क्या है, ये अपना आमाशय होता है और इसके पास में ही यकृत लीवर पाया जाता है। और लीवर के पास के अंदर एक छोटी सी थैली नुमा आकृति पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय गोल ब्लैडर बोलते हैं। तो लीवर क्या करता है, पित्तरस बनाता है, लेकिन इकट्ठा किस में होता है, तो गोल ब्लैडर के अंदर, जिसे अपन पित्ताशय के नाम से जानते हैं। और पित्ताशय से छोटी आंत के अंदर है वो पित्तरस एक आता रहता है और भोजन का पाचन होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और जो सही आंसर रहने वाला है वो सिर्फ पित्ताशय। निर्माण तो कहाँ होता है, तो निर्माण तो इसका यकृत में होता है, लेकिन इसका एकत्रितकरण यानी संग्रह कहाँ होता है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है, पित्ताशय के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखिए दोस्तों। पित्त का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, जो बाइल होता है उसका मुख्य कार्य है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि ये क्या करता है। दोस्तों 1 से 1.5 लीटर पित्त रस प्रतिदिन है वो यहाँ पे मनुष्य के शरीर में बनता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पित्त रस है वो 1 से 1.5 लीटर पित्त है वो प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में बनता है। लेकिन ये बनता कैसे है, यकृत से, और एकत्रित कहाँ होता है, तो गोल ब्लैडर पित्ताशय में। और फिर ये छोटी आंत के पहले भाग डेडोनम में जाता है और फिर से यहाँ से भोजन पाचन स्टार्ट होता है। तो किसका पाचन करता है, पित्त का मुख्य कार्य बताना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ वसा का इमल्सीकरण। जो फैट होता है, जो वसा होती है, उसको यहाँ पे पाचन का कार्य करता है, वो यहाँ पे पित्ताशय के द्वारा, पित्तरस के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों एक बार क्लास को जरूर शेयर और लाइक करें। सभी दोस्त नए जुड़े हैं वो क्लास को शेयर और लाइक कर दें एक बार जरूर। लाइक और शेयर में आप कमी ना रखें, फिर आपके लिए कंटेंट है वो और भी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। धीरे धीरे अपन क्लासों का समय भी बढ़ाएंगे, पर्सन भी बढ़ाएंगे और थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13,
अग्नाशय का प्रमुख पाचक एंजाइम नहीं है, अग्नाशय का प्रमुख पाचक एंजाइम नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अग्नाशय का प्रमुख पाचक एंजाइम नहीं है, प्रश्न नंबर 13। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है, वो यहाँ पे इसके द्वारा नहीं स्रावित किया जाता है। बाकी ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ध्यान दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है अपने को, अग्नाशय की जगह यहाँ पे आमाशय रखना है, आमाशय। तो आमाशय का यहाँ पे कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पे पेप्सिन नहीं रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत के 3 भाग कौन से होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही निकल के आ गई कि अपने यहाँ पे कितनी आंत होती है, तो 2 प्रकार की आंतें पाई जाती है अपने पाचन तंत्र के अंदर। ये तो अपना फूड पाइप होता है, साथ में ये अपना आमाशय, और आमाशय से जो पहली आंत जुड़ी हुई होती है, जो इसके लगभग राउंड शेप में होती है, वो यहाँ पे छोटी आंत, और फिर इसके नीचे बड़ी आंत पाई जाती है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तो कौन कौन से होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे डेडुनम, जेजुनम और इलियम। प्रश्न नंबर 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेडुनम, जेजुनम और इलियम है, वो यहाँ पे छोटी आंत के 3 भाग है, और तीनों ही सीक्वेंस में होते हैं। डेडुनम पहला, जेजुनम मध्य भाग और इलियम लास्ट भाग, इसके बाद अपनी बड़ी आंत चालू हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। दोस्तों यहाँ पे अधिकांश पोषक जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वो अपने को भी बताना है कि छोटी आंत के द्वारा अपने खून के अंदर जाते हैं, बड़ी आंत के द्वारा जाते हैं, आमाशय के द्वारा, या ग्रास नली जिसे अपन फूड पाइप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भोजन होता है, तो भोजन का अधिकांश अवशोषण और पाचन है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है छोटी आंत, जो लगभग दोस्तों यहाँ पे 9 मीटर के लगभग होती है दोस्तों यहाँ पे, उसके द्वारा लगभग है वो यहाँ पे पाचन करके अवशोषित करके जो ब्लड होता है, अपनी जो ब्लड सेल्स होती है, वेसल्स होती है, रक्तवाहिकाएं, उनके अंदर है वो चला जाता है। तो भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे विली पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे विली क्या होते हैं, तो उभार होते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना है अपने को। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना भोजन आता है, वो सबसे पहले ग्रास नली से, फिर आमाशय के अंदर आ जाता है, और फिर छोटी आंत के अंदर जाता है। तो दोस्तों अपना भोजन का 90% भोजन का जो भाग है, वो यहाँ पे छोटी आंत के अंदर ही पाचन हो जाता है। अब छोटी आंत में जैसे ही भोजन अंदर जाएगा, आगे जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे उभार पाए जाते हैं दोनों तरफ में। तो ये उभार क्या करते हैं, ये उभार दोस्तों यहाँ पे जो भोजन पच के आ रहा है, उसको सॉरी दोस्तों, उसको अवशोषित करके है वो ब्लड के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं, जिसे अपन रसांकुर, किस नाम से, रसांकुर के नाम से जानते हैं, और इसे अपन इंग्लिश के अंदर विली के नाम से जानते हैं, जिसे अपन विली के नाम से जानते हैं। तो विली कहाँ पाए जाते हैं, प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत के अंदर है वो दीवारों पे क्या पाए जाते हैं, विली पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वसा का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम से होता है। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चंस में भी अपन ने देखा था कि वसा का पाचन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है। मैंने बताया था कि वसा का पाचन टूट के वसीय या फैटी एसिड के रूप में जाता है। ये किसके रूप में, फैटी एसिड के रूप में जाता है। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया था, वो ग्लूकोज के रूप में होता है। प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के रूप में जाते हैं, और जो वसा होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के साथ में कौन सा, ग्लिसरॉल के भी रूप में पचती है। तो इसका पाचन है वो कौन करता है, प्रश्न नंबर 17 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 के अंदर वो लाइपेज होता है दोस्तों यहाँ पे, वो वसा का किस में पाचन करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में यहाँ पे शरीर में वसा को पचाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें, शेयर और लाइक, और
दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक भी दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी आंत का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो आमाशय के बाद में जो छोटी आंत चालू हो जाती है, उसके बाद में बड़ी आंत चालू होती है। तो 90% भोजन वो ध्यान रखना है छोटी आंत में पचता है, और 10% भोजन ही है वो यहाँ पे बड़ी आंत में पचता है। लेकिन बड़ी आंत में भोजन पाचन नहीं होता है, बल्कि जो बचा हुआ छोटी आंत के बाद में जो बचा हुआ भोजन जाता है, उसमें से जो जल और महत्वपूर्ण जो अवशोषण बचता है उसको अवशोषित करता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, यहाँ पे वाटर रिसोल्यूशन का नाम कार्य किया जाता है, तो वो बड़ी आंत के द्वारा। बल्कि अपने को ध्यान रखना है भोजन का पाचन है वो बड़ी आंत में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जल का अवशोषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है वो अपने को बताना है। दोस्तों सभी को लगभग पता है क्वेश्चन नंबर 19 कि मनुष्य में है वो दांतों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 32 होती है, वो अपने को ध्यान रखना है। अब 32 दांत वो है वो 4 प्रकार के होते हैं, आई, सी, पी, एम और एम, ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है। तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिनका फॉर्मेशन 2, 1, 2, 3, ये इसका सूत्र को अपने को ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के 2 दांत होते हैं। एक जबड़ा जो अपना ऊपरी जबड़ा है, जबड़े का भी आधा भाग होता है, तो उसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे एक जबड़े का 2 भाग होते हैं, निचले जबड़े के भी 2 भाग होते हैं। तो ये एक जबड़े का एक भाग का अपने को यहाँ पे सूत्र याद रखना है, ICPM 2, 1, 2, 3। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो एक साइड में कितने दांत हो गए, 8 दांत, और दूसरी साइड में 8, और इसी प्रकार निचले जबड़े के अंदर भी है वो 8 इस साइड और 8 इस साइड। इस प्रकार टोटल कितने दांत होते हैं, तो वो 32 दांत होते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों, कृतनक दांतों का क्या कार्य है। दोस्तों यहाँ पे कृतनक दांत है जिसे अभी मैंने जस्ट बताया था दोस्तों कि इसकी संख्या कितनी होती है, ICPM और M, ये अपने को यहाँ पे इसका फॉर्मूला याद रखना है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये क्या कार्य करते हैं, कृतनक दांत क्या कार्य करते हैं, इंसाइजर्स बोलते हैं इनको अपन। क्वेश्चन नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काटने का। जो इंसाइजर होते हैं, जो भोजन जाता है, भोजन को क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं, उसको चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, कैनाइन दांतों का कार्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे कैनाइन दांत है, जो इंसाइजर हो गए कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। तो जो इंसाइजर होते हैं मैंने बताया काटने का कार्य करता है, और कैनाइन है उनका क्या कार्य होता है, प्रीमोलर और मोलर भी अलग अलग अपने कार्य करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फाड़ने का कार्य। ये भोजन को काटने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, फाड़ने का कार्य कर देते हैं। तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कैनाइन क्या करते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पाचन तंत्र से संबंधित हार्मोन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पाचन तंत्र पूरा पूछा गया है, जिसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट होके और वो क्या करता है, छोटी आंत और लास्ट में जाके बड़ी आंत और गुद्दा द्वार तक जाता है। तो वहाँ तक ही है वो कौन सा हार्मोन इसमें कार्य नहीं करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, इंसुलिन और कोलेस्टिकोनिन। क्वेश्चन नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन होता है, वो भोजन में सहायक नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन तो जिसे अपन डायबिटीज होता है, ये मधुमेह जो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा बीटा सेल्स के अंदर निकलता है उसमें कार्य करता है, ये भोजन में अपने को कोई हेल्प नहीं करता है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे इंसुलिन। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, सीकम किसका भाग होता है। दोस्तों यहाँ पे सीकम किसका भाग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अपने आमाशय के बाद में जो अपना आमाशय होता है, आमाशय के साथ में जो आंत चलती है, छोटी आंत होती है जो इसके चारों तरफ लगभग लिपटी रहती है, और साथ में उसके बाद में आगे जाके वो बड़ी आंत रहती है और वो नीचे एनस गुदा द्वार तक जाती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो सीकम भाग होता है वो किसका होता है, क्वेश्चन नंबर 23
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बड़ी आंत का। जो बड़ी आंत होती है उसका भाग होता है वो यहाँ पे सीकम रहने वाला है। छोटी आंत के 3 ही भाग थे दोस्तों, यहाँ पे बता दूं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये यहाँ पे छोटे आंत के थे। और बड़ी आंत के हैं वो 9 भाग होते हैं, वो अपने को वर्मीफोरम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलम, सीकम, रेक्टम और एनस, इस प्रकार ये 9 भाग होते हैं वो यहाँ पे बड़ी आंत के होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ पे शरीर के अंदर जो अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है अपेंडिक्स, जो लगभग यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के होता है, और जिन लोगों में अपेंडिक्स अपना कार्य स्टार्ट कर देती है वहाँ पे दर्द स्टार्ट होने लग जाता है, और जिसको अपन ऑपरेशन के द्वारा कटवा के बाहर निकालते हैं। तो अपेंडिक्स किसका भाग होता है? क्वेश्चन नंबर 24 को मैं बताना है अपने को दोस्तों। और किससे जुड़ा होता है अपेंडिक्स है वो किससे जुड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 24। और सही आंसर है दोस्तों सीकम, जो बड़ी आंत का भाग है उससे जुड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे अपन आमाशय हो गया, और आमाशय के साथ में छोटी आंत, और फिर स्टार्ट हो जाएगी बड़ी आंत, और बड़ी आंत से जो पहला भाग आता है उसे सीकम, और सीकम के पास में ही है वो यहाँ पे वर्मीफोरम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है। तो किससे जुड़ेगा? बड़ी आंत के कौन से भाग से? सीकम से ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी दोस्त और भी जुड़े हैं वो क्लास को शेयर और लाइक कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और जल्दी आपके लिए थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, पाचन तंत्र की अंतिम संरचना कौन सी होती है? दोस्तों लास्ट फॉर्मेशन पूछी गई है कि पाचन तंत्र की अंतिम फॉर्मेशन कौन सी होती है, लास्ट संरचना कौन सी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई मनुष्य होता है, ये उसकी गर्दन है, और पाचन का जो स्टार्ट मैंने पहले भी बताया था कि पाचन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो लगभग है जो पाचन है वो आपको मैं बता दूं, मुख से स्टार्ट पाचन हो जाता है, जो मुख की, और यहाँ पे ग्रास नली के साथ में आमाशय तक, और फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और लास्ट में गुद्दा द्वार तक। गुद्दा द्वार तक है वो यहाँ पे पाचन तंत्र लगभग 9 मीटर लंबा होता है। तो जो पाचन का पहला भाग है वो मुख होता है, और अंतिम भाग है वो गुद्दा द्वार, एनस के नाम से जानते हैं अपन इसे। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे गुद्दा द्वार, जिससे यहाँ पे मल का त्याग विसर्जित किया जाता है, वो यहाँ पे गुद्दा द्वार पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, लार का पीएच सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे लार होती है, वो लार का पीएच, फोरेंसिक हाइक्लोशन सिस्टम पूछा गया है इसका। तो लार होती है जो मुख में 3 ग्रंथियाँ, ध्यान रखना, मुख के अंदर है वो 3 ग्रंथि लार पाई जाती है, 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है मुख के अंदर, पेप्टोडिट, सबलिंगुअल और सबमेंडिबल। ये यहाँ ध्यान रखना है, 3 लार ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। तो जो लार का पीएच मान पूछा जाता है वो बताना है आपको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के बारे में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्षार्य। जो लार का पीएच सामान्यतः कैसा होता है? वो क्षार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्षार्य इसकी प्रकृति होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसके पीएच मान भी देखा जाए तो लार का पीएच मान 6.2 से लेके 7.6 तक होता है। तो इसका देखा जाए तो ये अम्लीय प्रकृति का भी होता है और क्षारीय प्रकृति का भी होता है, लेकिन इसकी प्रकृति वैसी उदासीन प्रकृति पाई जाती है। लगभग ये 7.4 के औसत रूप में पाया जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन पूछे तो 6.2 से 7.6 होती है, और अगर औसत रूप में, एवरेज रूप में पूछा जाए तो 7.4 जो न्यूट्रल फेज के रूप में पाया जाता है। और ज़्यादातर ये कैसा रहेगा? तो यह क्षारीय प्रकृति का रहेगा, ध्यान रखना, अम्लीय नहीं रहेगा, यह क्षारीय प्रकृति का रहने वाला है, क्योंकि 7.4 से 7 से ऊपर होता है वो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, ट्रिप्सिन का सक्रिय रूप बनाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? एंजाइम होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो यहाँ पे किस रूप में या किसकी पाचन के रूप में कार्य करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत। ट्रिप्सिन एंजाइम है वो छोटी आंत के अंदर जो भोजन जाता है उसको पचाने के रूप में, सक्रिय रूप में है वो कार्य करता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों, भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे भोजन है वो मुख में जाता है, और मुख में जाने के बाद जो वो चबाने के बाद आगे जाता है,
तो वो आगे बढ़ना भोजन है वो की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जैसे भोजन मुख में जाएगा, मुख में जाने के बाद वो फूड पाइप के अंदर जो फूड पाइप में जाने के बाद है वो यहाँ पे आमाशय के अंदर आता है भोजन। तो आमाशय के अंदर जो भोजन पहुँच रहा है मुख से लेके आमाशय तक, फिर आगे जाएगा छोटी आंत के अंदर और फिर बड़ी आंत के अंदर जाता है। तो ये जैसे भोजन है वो धीरे धीरे आगे जा रहा है, वो आगे जाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस है वो दोस्तों यहाँ पे इसकी प्रक्रिया कहलाती है। भोजन की जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है वो पेरिस्टालिसिस कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। मुंह से लेके जो आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत होते हुए जो आगे चला जाता है तो वो पेरिस्टालिसिस की कहलाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखें दोस्तों। प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या होता है? दोस्तों मैंने बहुत बार अभी तक क्लास ली है, उसमें मैंने 4 से 5 बार बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन किस रूप में होता है, प्रोटीन का पाचन है वो किस रूप में होता है, और जो वसा होती है उसका पाचन किस रूप में होता है, मैंने बताया था बार बार। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमीनोमल। मैंने बताया था कि अमीनो एसिड के रूप में है वो यहाँ पे किसका, प्रोटीन का पाचन। वसा का है वो फैटी एसिड के रूप में होता है, और फैटी एसिड साथ में ग्लिसरॉल के रूप में, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पाद क्या होता है। अभी जस्ट ही बताया दोस्तों मैंने, जैसे अपन ने देखा है कि वसा का अभी जस्ट देखा है अपन ने, वसा का अंतिम उत्पाद फैटी एसिड होता है। प्रोटीन को अभी मैंने बताया था कि अमीनो एसिड होता है, अमीनोमल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, मैंने बताया था कि इसका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में जानते हैं अपन इसको। तो क्वेश्चन नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में पाचन किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट अपन खाते हैं तो वो पच के ग्लूकोज के रूप में यकृत और फिर इसके अंदर क्या है, यकृत के अंदर वो जमा हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, वसा का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है। दोस्तों तीनों का मैंने बार बार तीसरे प्रश्न के अंदर लगातार इसका जिक्र किया है। तो वसा का अंतिम उत्पाद क्या होगा दोस्तों, अभी जस्ट बताया है प्रश्न नंबर 31 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होता है वो यहाँ पे वसा का अंतिम उत्पाद होता है। उसका पाचन किसके रूप में होता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और ये किसके अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर वसीय उत्तक होते हैं। वसीय उत्तक को जिसे अपन एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं उसमें जाके यहाँ पे जमा हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 32। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों, आमाशय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। दोस्तों आमाशय की जो आंतरिक परत होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। दोस्तों आमाशय होता है ये अपना फूड पाइप, फूड पाइप के बाद में जो आमाशय आता है, पेट आता है दोस्तों यहाँ पे, जिसके अंदर भोजन जाके जमा हो जाता है। तो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो क्या कहलाती है, वो अपने को, इसकी जो परत होती है आंतरिक परत, उस परत को अपने को यहाँ पे नाम बताना है कि इसकी आंतरिक परत को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे म्यूकोसा। जिसकी आंतरिक परत होती है उसे अपने म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। और आंतरिक परत को म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, पाचन में सहायक अंग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पाचन के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनमें कौन सा अंग है जो पाचन में सहयोग नहीं करता है। जो अपना पाचन होता है दोस्तों यहाँ पे पाचन में अपन, मैं बताया था कि जैसे एक मुँह खाना है वो मुंह में जाता है तो तुरंत ही अपने जीभ, दांत, लार ग्रंथियाँ, फिर फूड पाइप होता है, आमाशय के अंदर जितने भी ग्रंथियाँ, लीवर और ये सब कार्य करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इनमें कौन सा अंग है जो इस भोजन को पचाने में सहायक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्प्लीन, जिसे अपन तिल्ली के नाम से जानते हैं, वो इसमें कार्य नहीं करती है। स्प्लीन होती है दोस्तों, वो स्प्लीन यहाँ पे पाचन तंत्र के अंग के रूप में कार्य नहीं करती है, बल्कि ये क्या होता है, ये
आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं अपन इसे, आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी मृत जो ब्लड सेल्स होती हैं वो जमा किस में होती है, तो वो स्प्लीन में होती है, जो ये पाचन में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मनुष्य में जठर रस किस में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मनुष्य में जठर रस में पाया जाता है, जो जठर रस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसमें क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों HCl होता है, उसे अपन जठर रस के नाम से जानते हैं लगभग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें कौन कौन से यहाँ पे मुख्य जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो मनुष्य में जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, उसमें कौन सा पाया जाता है, तो प्रश्न नंबर 34 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है, वो यहाँ पे जठर रस के अंदर पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। लेकिन दोस्तों एक बार आप क्लास को जरूर शेयर कर दें, शेयर और लाइक आप करने में कमी ना छोड़ें। और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और साथ ही के अंदर व्हाट्सअप का लिंक भी दिया गया ग्रुप का, तो आप उसे ज्वाइन कर लिए ताकि आपको PDF भी वहाँ से मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 35, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था बार थोड़ी देर पहले कि बड़ी आंत की लंबाई है वो कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लगभग पाचन तंत्र की पूरी लंबाई पूछिए आपको, पूरा पाचन तंत्र जो मुख से स्टार्ट होकर गुद्दा द्वार तक जाता है, तो वो लगभग 10 से 11 मीटर का होता है, 10 से 11 मीटर। उसमें लगभग 9.25 मीटर की है वो छोटी आंत होती है, और 1.5 मीटर के लगभग है वो यहाँ पे बड़ी आंत होती है। तो प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.5 मीटर, यानी 5 से 6 फीट की, 5 से 6 फीट की यहाँ पे ध्यान रखना है, फीट के अंदर है वो यहाँ पे बड़ी आंत की लंबाई रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, गुद्दा का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों गुद्दा जिसे अपन एनस के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना मुख से स्टार्ट होता है पाचन तंत्र, तो लास्ट में जाके छोटी आंत, बड़ी आंत और साथ में लास्ट में जाके एनस आता है अपना, तो वो गुद्दा द्वार होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो यहाँ पे मल त्याग होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका विसर्जन करना, त्याग करना, वो यहाँ पे एनस का कार्य रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम स्रावित कहाँ होते हैं। दोस्तों यहाँ पे यानी सबसे ज़्यादा एंजाइम है पाचन में कौन से अंग में आते हैं, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर बताना है। पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम स्राव करता है, कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यकृत करता है, आमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, कौन सी ग्रंथि यहाँ पे पाचन के अंदर सबसे ज़्यादा एंजाइम देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना आमाशय होता है, जो पेट होता है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा दिए जाते हैं 37 के अंदर, तो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जिसे अपन पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो उसके द्वारा है वो सबसे ज़्यादा एंजाइम दिए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, भोजन का रासायनिक पाचन मुख्यतः होता है। भोजन का जो रासायनिक पाचन है, केमिकल प्रोसेस होती है दोस्तों यहाँ पे, वो मुख्यतः होती है मुख से, आमाशय व छोटी आंत से, ग्रासनली या बड़ी आंत। तो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भोजन का रासायनिक पाचन है वो ज़्यादातर किस में होता है। दोस्तों यहाँ पे पाचन तो स्टार्ट किस में होता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मुख्य तो पाचन पूछा गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आमाशय और छोटी आंत के अंदर भोजन का लगभग 90% हिस्सा है वो यहाँ पे छोटी आंत और आमाशय के अंदर ही पच जाता है। उसके बाद 10% हिस्सा है वो बड़ी आंत के अंदर जाता है, और वो सिर्फ जल अवशोषण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों, मानव पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पे मानव का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस प्रकार का है, अपूर्ण है, पूर्ण है, खुला है या बंद है। क्वेश्चन नंबर 39 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो पूर्ण होता है। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण है, इसमें सभी अंग मिलकर दोस्तों यहाँ पे मुख से लेके और लास्ट में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तक जाके कंप्लीट प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर तक जाता है, तब वहाँ तक पूर्ण प्रक्रिया इसके द्वारा की जाती है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण रूप में होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों,
छोटी आंत की सबसे लंबी भाग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत है तो उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो आंत होती है आमाशय के अंदर, जो आमाशय के चारों तरफ यहाँ पे इसके बाहर लिपटी रहती है, वो छोटी आंत होती है, लेकिन नाम छोटा है लेकिन आंत बड़ी होती है। 9.25 मीटर की लगभग ये इसकी लंबाई होती है, जो सबसे लंबी होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, एक डेडुनम होता है, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। उनमें है वो सबसे बड़ा भाग होता है, लंबा भाग होता है, वो कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इलियम। इलियम भाग होता है छोटी आंत का। जो तीसरा भाग होता है वो यहाँ पे सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। पाचन तंत्र की मांसपेशीय परत में होती है। पाचन तंत्र की मांसपेशीय परत में होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना कौन सी मांसपेशीय परत होती है। चिकनी होती है, अस्थि पेशी होती है, हृदय पेशी होती है या स्वैच्छिक पेशी होती है? तो पाचन तंत्र की जो मांसपेशियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे वो चिकनी, बिल्कुल स्मूथ मसल्स के रूप में होती है, चिकनी मांसपेशियाँ होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों। गेस्ट्रिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। गेस्ट्रिन हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? वो गेस्ट्रिन हार्मोन वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42। और दोस्तों यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस मैंने बोला भी था, पहले बताया था कि जो आमाशय के अंदर है वो गैस्ट्रिक हार्मोन होता है, एंजाइम होता है गैस्ट्रिक, जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के भी नाम से जानते हैं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है HCl और पेप्टिन, वो अपने को ध्यान रखना है। तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो यहाँ पे आमाशय के अंदर ही स्रावित होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। मानव में भोजन का औसत पाचन समय कितना है? औसत पाचन समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी इतना समय तो लगता ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहें, और नए दोस्त जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादातर दोस्तों तक क्लास को शेयर किया करो दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो भोजन का औसत पाचन समय होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 12 से 24 घंटे के अंदर होता है, 12 से 24, लेकिन उसमें से 4 से 6 घंटे ही तो लगभग छोटी आंत के अंदर ही टाइम लगता है दोस्तों यहाँ पे। उससे पहले फिर आमाशय में टाइम लगता है, बड़ी आंत में टाइम लगता है, और फिर भी कंप्लीट भोजन को औसत एवरेज जो समय है वो 12 से 24 घंटे यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। वसा का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? अवशोषण का मतलब जब वसा पच जाती है, पचने के बाद हमें उसका अवशोषण है वो किस आंत में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और मैंने बताया था कि वसा का जो अवशोषण पाचन होता है वो वसीय यानी फैटी एसिड के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में होता है। लेकिन ये पाचन कहाँ जाके होता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 44 के अंदर लसिका वाहिनियों में, लिम्फ जो नोड्स होते हैं उसमें यहाँ पे वसा का पाचन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। आमाशय में भोजन को कहा जाता है, जो आमाशय के अंदर जो भोजन आता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुख से स्टार्ट अपना भोजन स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे मुंह में जाता है, मुंह के बाद पचने के बाद वो फूड पाइप के द्वारा ग्रसने के द्वारा वो कहाँ आता है? आमाशय के अंदर आ जाता है। तो जो आमाशय में आने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है, वो क्या होता है, वो अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 में बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही भोजन मुंह में लेते हैं और मुंह में जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ जो अपना उसको चिकना करने के बाद में जो भोजन है वो बोलस के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं? बोलस के नाम से। और जैसे भोजन फूड पाइप से नीचे आमाशय के अंदर पहुँच जाता है तो इस बोलस का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? तो वो कायम इसका नाम हो जाता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कायम के नाम से अपन इसे आमाशय में भोजन को जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। छोटी आंत में भोजन को कहा जाता है दोस्तों, जो छोटी आंत है उसमें भोजन को किस नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बोलस है वो यहाँ पे मुख में जैसे ही भोजन जाता है तो उसे अपन बोलस के नाम से जानते हैं। और जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है तो अपन इसे किस नाम से जानते हैं? आमाशय में जाने के बाद इसे अपन कायम के नाम से,
और छोटी आंत में जाने के बाद ये अपन इसे किस नाम से जानते हैं? तो छोटे आंत में भोजन पहुंचने पर इसे चाइल के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 46 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चाइल के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग पूछा गया है। यहाँ पे चौड़ा लार्ज लॉन्गेस्ट नहीं पूछा गया, या फिर लार्जेस्ट पूछा गया है, चौड़ा भाग पूछा गया है प्रश्न नंबर 47 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आमाशय होता है। आमाशय होता है वो सबसे चौड़ा भाग होता है। सबसे लंबा तो कौन सा होता है? तो वो छोटी आंत सबसे लंबी होती है दोस्तों। यहाँ पे छोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है, लेकिन चौड़ा पूछा गया है तो चौड़ा सबसे भाग होता है वो यहाँ पे आमाशय होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48। मनुष्य में पित्त रस का पीएच कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे बाइल जूस होता है, मैंने बताया था कि बाइल जूस होता है उसका पीएच कैसा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। उसकी प्रकृति है वो कैसी होती है, एल्काइन होती है, एसिड होती है, न्यूट्रल होती है, कैसी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो पित्त रस होता है, इस पित्त रस की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, यानी कैसी होती है? 7 से ज़्यादा होती है। 7 है वो न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है, लेकिन 7 से ज़्यादा होती है। तो इसकी प्रकृति 7.5 से लेके 8.5 तक होती है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच। तो ये कैसी प्रकृति में हो गया? क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी ये कैसा हो गया? एल्काइन प्रकृति का होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों अपन भोजन को निगलते हैं तो इसकी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपना भोजन है वो भोजन मुख से जाता है, छोटे आंत और आमाशय तक जाता है, तो निगलने की जो प्रक्रिया हो वो किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 के अंदर बताना है। दोस्तों भोजन को धक्का देने की प्रक्रिया को मैं पहले बताया था मैंने, जैसे भोजन का जो मांसपेशी के द्वारा धक्का लगता है, तो धक्का देने को तो अपन पेरिस्टालिसिस के नाम से जानते हैं, लेकिन निगलने की प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो डीग्लूटिशन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 49 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डीग्लूटिशन के नाम से अपन भोजन को निगलने की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 रहने वाला है पाचन तंत्र का नियंत्रण कहाँ से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो पूरा पाचन तंत्र है मुख से लेके जो अपना आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और गुद्दा द्वार तक जो पाचन तंत्र है उसका सारा पूरा कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों तंत्रिका, नर्व और जो हार्मोन्स होते हैं उसके द्वारा पाचन तंत्र है उसका पूरा कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास को शेयर और लाइक करके जरूर जाइए अपने अपने ग्रुपों में। और कल अपन फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।